हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज रीजनिंग। आज का जो अपना लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, वो है एसएससी जेईई 2025 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से तुम एसएससी जेईई 2025 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को। जो बिल्कुल एकदम नए सिरे से स्टार्ट कर रहा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो लोग अभी तक एसएससी जेईई का एक या दो बार अटेम्प्ट कर चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने में, ठीक है, तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे हमको पता है कि जो एसएससी जेई है, एसएससी जेई 2025, इसका एग्जाम है वो कब होने वाला है? कमीशन जो कंडक्ट कराएगा अक्टूबर नवंबर 2025 में कंडक्ट कराएगा। ठीक है, और जो फॉर्म की डेट है, नोटिफिकेशन वगैरह है, वो 5 अगस्त 2025 तक ये, ठीक है, ये होगा। ये अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो अभी भी हम अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 7 से 8 महीने प्रिपरेशन के लिए अभी भी बचते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम है। ठीक है, तो मेन चीज है कि हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। मेन चीज यही है कि इफेक्टिवली स्टडी कैसे करना है। ठीक है, और स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए क्रैक करने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जैसे तुम थंबनेल पे देख सकते हो कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। दूसरा दूसरा ये देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से नहीं करना है, किस तरह से एग्जाम को आगे लेके चलना है, प्रिपरेशन स्टार्टिंग में कैसे रखना है। ये मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, एकदम बिल्कुल नॉर्मल एकदम। ठीक है, ताकि सबके माइंड में क्लियर हो जाए कि प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, तो यही सब चीजें। तो देखते हैं कैसे क्या चीजें हैं। इससे पहले मैं बताऊं कि किस तरह से एग्जाम प्रिपेयर करना है, क्या चीजें कैसे मेंटेन करके चलना है, तुमको टाइम को कैसे मैनेज करके चलना है, गोल कैसे सेट करना है। इसके पहले मेन चीज देखो, इंपॉर्टेंस क्या है इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स की। क्या एकेडमिक सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग हार्ड बट स्टडी स्मार्ट। पहला पॉइंट है क्या, जो आपको स्टडी करनी है, स्टडिंग करनी है, वो क्या करना है, स्मार्ट तरीके से करना है। मतलब क्या है इसका, ये चीज अभी देखेंगे हम। ठीक है, दूसरा, कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, गुड स्टडी हैबिट्स कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंप्रूव ग्रेड्स। ध्यान रखना, अगर अच्छी स्टडी कर रहे हो तो आपके स्ट्रेस को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। ठीक है, दूसरा, अगर मैं ओवरव्यू की बात करता हूं तो सबसे पहले मेन चीज क्या है, जितने भी लर्निंग स्टाइल है, देखो सबके पढ़ने की तरीके सबके अलग अलग होते हैं। कोई 2 घंटे में पढ़ता है, कोई 5 घंटे में, कोई कैसे पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई सुबह उठ के पढ़ता है। तो सबकी लर्निंग स्टाइल सबकी अलग अलग होती है। कोई लिख लिख के पढ़ता है, कोई डायरेक्ट याद करता है, सबकी लर्निंग स्टाइल अलग होती है। हाँ, खुद की पावर खुद को पता होता है कि हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और हमारी हमारी पावर क्या है। सबका पोटेंशियल, अपना पोटेंशियल सबको पता होता है। ठीक है, टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव स्टडी, टाइम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग। इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, एंड गोल सेटिंग। सबसे पहले तो गोल क्लियर होना चाहिए कि यार मेरे को एसएससी जेई की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आपको ये गोल क्लियर होना चाहिए, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। मैं एक एक चीज बेसिक से बताऊंगा बिल्कुल एकदम, कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस हिसाब से आगे बढ़ना है। कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को, आप जो भी आपकी क्वेरी है वो मेरे को पूछना, मैं बताऊंगा आपको सब्जेक्ट वगैरह, आपको जो भी बुक वगैरह मैं बता दूंगा सारी, कौन सी बुक कहाँ प्रेफर करनी है। लेकिन मेन चीज है, सबको पता है कि एसएससी के अंदर 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। ठीक है, जो सबसे मेन जो चैलेंजिंग होता है ना, अगर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात करूँ तो वो होता है सीबीटी 1। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आती है, प्लस दूसरा साथ में आपकी जीके जीएस, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही 2 सब्जेक्ट है जो आपकी एक्चुअल कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। तो इन्हीं चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इन चीजों को कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, वो सब चीजें आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। सबको पता है कि जो जेई के अंदर एसएससी जो एग्जाम लेती है जेई का, ठीक है, उसके अंदर 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। ठीक है, पहले क्या होता था, 2022 तक, एसएससी जेई 2022 तक की मैं बात करूं, पेपर 1 आपका क्या होता था, सीबीटी होता था, और जो पेपर 2 होता था वो रिटर्न होता था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी दोनों ही पेपर क्या हो गए, सीबीटी। ये भी सीबीटी और ये भी सीबीटी। ठीक है, तो मैं वही बात करने जा रहा हूं। तो सबसे जो मेन टारगेट है ना, वो है अपना पेपर 1 को कैसे क्रैक करें, क्योंकि देखो पेपर 1 इंपॉर्टेंट है, इसको क्रैक करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक, क्योंकि इसके बिना इसमें जा नहीं पाएंगे। और इसमें आपको कट ऑफ को भी क्लियर करना है, साथ में कुछ स्कोर थोड़ा एक्स्ट्रा भी करना है। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा पता चलेगा पेपर 2 के अंदर, कि जब 5-10 नंबर की वजह से अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिल पाता ना, तब दुख होता है यार, काश पेपर 1 के अंदर थोड़ा स्कोर अच्छा हो जाता। ठीक है, तो वो चीजें वहां पे बैलेंस होती है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है,
आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मेन चीज है ना, जब भी किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर एसएससी जेई 2025 नहीं, कोई सा भी एग्जाम हो, क्रिएट करना है सबसे पहले वेल स्टडी प्लान, ठीक है। तो देखो, अगर मैं सबसे बात करूं पेपर वन की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पेपर वन की, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल एमसीक्यू आते हैं। सब्जेक्ट्स की बात करूं तो हमारे पास मेनली जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं, एक तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, प्लस दूसरा होता है आपका जीके जीएस वाला पोर्शन, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है आपका पर्टिकुलर अपने अपने सब्जेक्ट, अपने अपने स्ट्रीम का। अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग की, तो उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग का अलग पार्ट, ऐसे इलेक्ट्रिकल का और ऐसे ही मैकेनिकल का। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो ऑनलाइन, ये मेन चीज है, ठीक है। अभी मैं आगे बात करूंगा, सबको पता है वैसे क्वेश्चन किस तरह से डिवाइड होते हैं, कितने नंबर का क्या आता है, लेकिन मेन चीज मेरा मतलब बताने का वो नहीं है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का आता है, नहीं। मेरा मेन मकसद है किस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है। इस तरह के तो वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, कितने कितने नंबर का क्वेश्चन क्या आता है, कितने नंबर क्या आता है, लेकिन मेन चीज जो एक्चुअल में मैंने जो फील किया ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले गोल सेटिंग करना है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। फोकस ऑन डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है। ये चीज क्या होती है, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट की बात करूं तो देखो, डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है, नामुमकिन कुछ होता नहीं है, वो तो प्रैक्टिस के ऊपर होता है। अगर मैं बात करूं जीके और जीएस वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है, तो जीके और जीएस वाला पोर्शन क्या होता है, हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का ये क्या होता है, वीक होता है, क्योंकि हम टेक्निकल डिपार्टमेंट से होते हैं, नॉन टेक्निकल अपना वीक होता ही है, कॉमन सेंस होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बाय डिफॉल्ट होना ही है, क्योंकि वो चीजें छूट जाती है ना। तो इस चीज पे फोकस करना है, क्योंकि 50 नंबर कैरी करता है ये, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी आगे कितने कितने क्वेश्चंस कितने हिसाब से सब्जेक्ट से करना है, ठीक है। दूसरी बात, आपको एक स्टडी सेशन के लिए शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं, किस हिसाब से स्टडी करूं। दूसरा, इतना भी नहीं पढ़ लेना है कि आप बर्नआउट हो जाओ बिल्कुल कि थक गए, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। ये सबको पता है कि 200 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कितने होते हैं, 200 होते हैं, ड्यूरेशन 2 घंटे का टाइम होता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, 0.25 मार्क डिडक्ट होते हैं पर रॉन्ग आंसर, ये सबको पता है, ठीक है। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, मेन चीज है इनको मैनेज कैसे करना है, वो चीज हम आगे देखते हैं, उसको मैनेज कैसे करना है वो चीज सीखेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, मान लो प्रिपरेशन कर ली 6-7 महीने, पेपर वन की बात आई, ठीक है। तो मैं इसी के लिए स्टार्ट करता हूं सबसे पहले यहां से अपना मेन टॉपिक, जो जिसके लिए ये लेक्चर मैंने बनाया है, क्लास मैंने बनाई है, कि अगर मैं बात करूं अपने पास में कितने पोर्शन होते हैं, 3 पोर्शन होते हैं। पहला जीके जीएस, ठीक है। दूसरा होता है आपका इधर टेक्निकल, टेक्निकल, और तीसरा होता है आपका रीजनिंग वाला पार्ट, ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट। देखो, जीके जीएस आता है कितने नंबर का, 50 नंबर का। टेक्निकल आता है आपका 100 नंबर का, और जो रीजनिंग आती है वो कितने आती है, 50 नंबर की। ये है, ठीक है। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ले लो इसको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर मैं मार्क्स की बात करूं, वही हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो ये 50 नंबर का, ये भी 100 नंबर का, और ये होता है 50 नंबर का, ठीक है। तो अगर सबसे मेन चीज है, ठीक है, टाइम कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो देखो, अगर बात करूं मैं, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, सबसे जो जल्दी होने वाला जो पोर्शन है ना, वो है जीके जीएस का। कैसे, एक क्वेश्चन के अंदर हार्डली 12 सेकंड, 10 से 12 सेकंड का टाइम लगता है आपको क्वेश्चन को रीड करना है, उसका आंसर फाइंड आउट करना है, आंसर को टिक लगा के आगे फॉरवर्ड होना है सेव करके। तो इसके अंदर अगर जनरली मैं बात करूं, एक क्वेश्चन को जीके जीएस के अंदर सोल्व करने में तो लगेगा कितना, 12 सेकंड, बस। तो अगर मैं टोटल 50 क्वेश्चन की बात करूं, अगर तुम 50 क्वेश्चन को रीड करते हो आंसर के साथ में, तो 50 × 12 कितना, 400 सेकंड। 400 सेकंड की बात करूं तो आपका कितना टाइम लग गया इसमें, 10 मिनट, बस। तो 10 मिनट में ओनली आपको जो पोर्शन शो करना है ना, वो है आपका कितना, जीके जीएस वाला। सबसे पहला पोर्शन यही उठाना है। इसका रीजन है क्यों, देखो मान लो कि तुमने जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस देखे, ठीक है, और तुमने उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो या भी ना भी किया हो, लेकिन तुमको एक बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे बोल दूं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो सबको पता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आसाम में। पहली बात तो श्योरिटी होती है कि हाँ यार, जीके का क्वेश्चन ये था, उसका फिक्स आंसर होता है, कोई ऐसे कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज क्लियर हो जाती है माइंड में कि हाँ यार, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था। तो मान लो तुमने 25-30 क्वेश्चन भी अगर सही से अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, 10 मिनट के अंदर, ठीक है, तो माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि यार हमारे 25-30 नंबर तो जीके जीएस वाले पोर्शन से इजीली आ जाएंगे, क्योंकि वहां के क्वेश्चन हमने परफेक्टली इजीली तरीके से सोल्व कर दिए हैं।
पहला पॉजिटिव माइंडसेट हो गया। दूसरी बात, एक पर्टिकुलर सेक्शन तुम्हारा खत्म हो गया विद इन 10 मिनट, तो तुम्हारा माइंड इतना पॉजिटिव हो जाएगा, तुम्हारे माइंड में ये जो 10 ये मैं बताया ना 12 सेकंड में कैसे करोगे, इसके लिए ध्यान रखना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है क्या, तुम्हारी स्पीड, और वो आएगी प्रैक्टिस से, रिपीटिशन मारने से, रिवीजन करने से। बार बार तुम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना तो स्पीड इतनी आ जाएगी ना। ऑप्शन देखो दो तरह के होते हैं, एक तो क्या होता है क्वेश्चन पढ़ता है फिर उसका आंसर निकालता है फिर वो देखता है। दूसरा कुछ लोग ऐसे होते हैं क्वेश्चन पढ़ा आंसर उनको पता होता है ऑलरेडी और वो आंसर ढूंढते हैं कि ऑप्शन में आंसर कहाँ है, उसको टिक लगा के निकल जाते हैं। तो वही चीज है जो सेकंड वाला पर्सन है ना, वो बनना है क्या कि आंसर पता होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही और टिक लगा के निकल लो, ठीक है। तो विद इन 12 सेकंड के अंदर अगर तुम ये चीज मेंटेन करके चलते हो ना 12 सेकंड के अंदर, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, एक तो तुम्हारा जो जीके जीएस वाला पोर्शन है ना वो इंपॉर्टेंट तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं फिर उसके बाद उठाओ अपना टेक्निकल पोर्शन। टेक्निकल पोर्शन को तो 50 मिनट 50 मिनट क्यों 50 मिनट इसलिए बोल रहा हूं कि देखो सबको पता है अपनी अपनी ब्रांच का, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूं तो मेरे को पता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना न्यूमेरिकल आते हैं ना 25-30 न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। और इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं कि थोड़ा सा टाइम ले भी सकते हैं, कुछ इजीली जल्दी भी हो सकता है। जैसे नेटवर्क की मैं बात करूं कुछ सर्किट अगर मान लो थोड़ा लेंथी आ गया कॉम्प्लेक्स आ गया तो उसमें टाइम लग सकता है। अदरवाइज मैं बात कर रहा हूं तो विद इन 70 क्वेश्चन तुम बिल्कुल इजीली तरीके से कर दोगे, ठीक है। ये जो टाइम है ना, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है टेक्निकल के अंदर भी जो विद इन सेकंड हो सकते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, ठीक है। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, ओम का नियम बोल दिया डायरेक्ट, तो सबको पता है कि यार ओम का नियम क्या होता है, फटाफट से तुम उसको देखोगे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। वो चीज आप फटाफट से ऑप्शन में देखें और एक टिक लगा के निकल गए, तो इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगा, ठीक है। लेकिन वही कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसके अंदर तुमको पूरा क्या करना पड़ता है, पूरा सोल्व करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता है ना। तो क्या होता है कि ऐसे ना करके एवरेज जो 100 क्वेश्चन है ना वो 50 मिनट के अंदर तुम इजीली से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब बचा हुआ कितना पोर्शन, ओनली अब बचे तुम्हारे पास में 60 मिनट, आराम से 60 मिनट के अंदर 60 मिनट में उसको अटेम्प्ट करना है, किसको, रीजनिंग को, किसको अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग को। क्यों, देखो एकमात्र रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका तुम इजीली से कवर कर सकते हो, प्लस साथ में इसके अंदर स्कोर करना बिल्कुल इजी होता है, आंसर तुम्हारे सामने होगा। अगर तुम्हारे माइंड में अगर बिल्कुल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल 1% भी ये नहीं होगा कि यार आंसर गलत हो सकता है। तो इसके अंदर अगर तुम टाइम सही से मैनेज कर लो, और 60 मिनट में बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन को अगर 1 मिनट भी दोगे ना तो आराम से हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। मान लो तुम्हारे टेक्निकल के अंदर 20 या 25 क्वेश्चन छूट गए, ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या कर सकते हो, जब 60 मिनट मैंने तुमको रीजनिंग में दिए तो हो सकता है कि तुम इसको 45 मिनट में भी कर दो, क्योंकि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे वेन डायग्राम की बात करूं, ठीक है, और भी कुछ भी, जैसे क्या नाम है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हुए, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हुए, तो जैसे ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, टाइम लेता है, क्योंकि उसके अंदर लैंग्वेज क्वेश्चन आ गए। लैंग्वेज क्वेश्चन में तुमको पूरी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आंसर दोगे, टफ नहीं है लेकिन एक लेंथी हो गया, ठीक है। वैसे डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता, लेकिन जो उसकी लेंथ होती है ना कि कोई व्यक्ति यहाँ से पूर्व दिशा में 5 मीटर चला, फिर दक्षिण में चला, फिर इधर चला, ऐसे करके जो घुमा देता है ना वो एक लेंथी हो जाता है, ठीक है, वो डायग्राम बनाना टफ हो जाता है। वैसे ब्लड रिलेशन में ट्री डायग्राम बनाना पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ये क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, तो इसकी वजह से इनको एक एक मिनट में मान के चलता हूं, तो तुम 60 मिनट में इजीली से रीजनिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर तुम्हारी रीजनिंग बिल्कुल एकदम ओके है, तो कोई टफ नहीं है, ठीक है, टफ कुछ नहीं होता। तो देखो सबसे पहले तुमको देखो, अब ये तो हो गई पेपर की बात, किस तरीके से पेपर करना है, ठीक है। दूसरी बात स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक की बात कर रहा हूं। जब तुम स्टडी कर रहे हो, जैसे आज से प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो तुमको स्ट्रेस भी मैनेज करके चलना है। कैसे, प्रैक्टिस करना है माइंडफुलनेस एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज टू रिड्यूस एंजाइटी। ध्यान रखना यार, ऐसा नहीं है कि तुम एक ही दिन लेके बैठ जाओ 10-15 घंटे पढ़ लो और दिमाग एकदम बिल्कुल से भर गया हो, एंजाइटी हो गई हो, परेशान हो गए, स्ट्रेस हो गया, अरे क्या हो गया, पता चला 10 दिन पढ़ ही नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल एकदम माइंडफुलनेस पढ़ना है, ठीक है। फिजिकली एक्टिव रहना है एंड मेंटेन करना है बैलेंस डाइट टू कीप एनर्जी लेवल अप। बस सीधी बात है, ये तो बताने की चीज नहीं है ना यार, डाइट अच्छे से लेना है, ठीक है। इतनी डाइट भी नहीं लेना है कि क्या नाम है, पता चला सुबह भरपेट खा लिया, 1 घंटा पढ़ा, ये लो नींद आने लग गई, ये चीज नहीं भाई, उतनी ही खाओ कि हाँ, ठीक है। थोड़ा सा विद्यार्थी की जो लक्षण है, ठीक है, काक चेष्टा बकुदानम अल्प निंद्रा अल्पाहार, ये सब चीजें ना इनको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। स्टेइंग मोटिवेटेड, ओके, क्या होता है, जैसे तुम स्टडी कंप्लीट कर लो, अपना गोल कंप्लीट कर लो, जैसे तुमने टारगेट बनाया कि यार आज मेरे को ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, इसके इतना वाला टॉपिक क्लियर करना है, तो उसके बाद क्या करो, एक शॉर्ट ब्रेक ले लो। दूसरी बात, अपने इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि जब भी तुम प्रिपेयर करो, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, पहली बात तो किसी को बताओ मत कि भाई मैं इस चीज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सही बताओ ईमानदारी से, लोग है ना, जो जमाना है वो क्या करता है, रिजल्ट देखता है, पीछे की मेहनत नहीं देखता है, ठीक है। तो कभी किसी को बताओ मत मैं किस चीज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक रिजल्ट बता देगा, ठीक है, कोई चीज है। दूसरी बात, पॉजिटिव रहो,
हमेशा आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आपका जो ग्रुप है, आपके जो फ्रेंड्स है, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और हमेशा स्टडी की बात करते हो, ठीक है, फालतू की बात नहीं। तीसरा, प्रोग्रेस को ट्रैक करो हमेशा, जो आपकी जो प्रोग्रेस है कि हम कितना पढ़ चुके हैं, कितना क्या कर रहे हैं, वो चीजें आपको क्या करनी है, ट्रैक करनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। सबसे कोई भी चीज जैसे तुमने पढ़ ली, जैसे मैं अगर बात करता हूँ जीके की बात कर लेता हूँ, जैसे पॉलिटी की बात कर लेता हूँ, तो पॉलिटी के अंदर अगर तुमने पहला पेज पढ़ा आज, ठीक है, पढ़ लिया, ओके, याद हो गया, कल तुम दोबारा दूसरा पेज पढ़ोगे उठा के। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अगर जिस दिन तुम दूसरा पेज पढ़ो ना, एक बार पहले वाले पेज को रिपीटेशन में मारो, रिवाइज करो उसको पूरा, वापस से रिवीजन करो। क्यों? क्योंकि तुमको पता चलेगा जब एक महीना कंप्लीट हो जाएगा ना, तो जो पहला वाला पेज है ना, तुमने 30 बार पढ़ लिया है, तो वो तुम्हारे माइंड में छप जाएगा। दूसरा वाला पेज 29 टाइम्स, ऐसे करते करते जो लास्ट वाला पेज है वो एक बार पढ़ोगे जिस दिन पढ़ोगे, लेकिन उस दिन तुम्हारा पहला वाला पेज क्या हो जाएगा, 30 दिन पढ़ा हुआ हो जाएगा। इस तरीके से रिवीजन करोगे ना, तो पक्का आपको याद भी रहेगा, दूसरी बात आप भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मेंटेन करके चलना है, ठीक है, रिवीजन करना है, क्योंकि सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना, सिलेक्शन के करीब जाओगे उतना, ठीक है, यू विल गो नियर टू सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन। तो रिवीजन तो करना ही है, रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो यही सब चीजें मैंने बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन कब अटेंड करना है, फर्स्ट में कौन सा अटेंड करना है, ठीक है, फर्स्ट में करो जीके जीएस वाला, ये है फर्स्ट अटेम्प्ट, ये कौन सा है, फर्स्ट अटेम्प्ट, ये है फर्स्ट में, ठीक है। फिर ये है सेकंड और ये हो गया थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम भी मैनेज होगा, आपको स्ट्रेस भी नहीं रहेगा और ये भी बर्डन खत्म हो जाएगा कि ये वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले क्रिएटिंग ए कंडक्टिव स्टडी एनवायरनमेंट, ठीक है। तो देखो, अब मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ 120/200, ठीक है। देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास में क्या चीज होनी चाहिए अगर तुम स्टडी करने, भाई जैसे युद्ध में जाते हैं, अस्त्र शस्त्र लेके जाते हैं ना सारे, है ना, बिना अस्त्र शस्त्र लेके जाओगे तो मारे जाओगे, तो वही चीज है। देखो, तो देखो प्रिपरेशन कैसे करनी है, एक तरह का युद्ध है ये, ठीक है। इसके लिए प्रिपरेशन करना है, सबसे पहले गैदर करना है क्या, ऑल जो भी नेसेसरी मटेरियल है, मटेरियल्स लाइक आपके पास बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, आपके नोट्स होने चाहिए और जो भी आपकी स्टेशनरी सामान वगैरह इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, ये चीज है बिफोर स्टार्टिंग। तो देखो, सबसे पहले मान लो प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ एक एक चीज, ठीक है। मान लो ये है रीजनिंग वाला पोर्शन, तो देखो रीजनिंग के अंदर कुछ टॉपिक है, जैसे मैं बता देता हूँ, रीजनिंग के अंदर मैं बात करता हूँ, जैसे आपका सीरीज सीरीज टाइप रीजनिंग होती है, ठीक है। दूसरा कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, वेन डायग्राम, ठीक है, कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, पूरे नहीं बता रहा, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन रीजनिंग, ठीक है, ठीक है, एनालॉजी, सिलोजिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक है रीजनिंग के, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल बताया मैंने, ठीक है। तो भाई इनकी प्रिपरेशन करना है रीजनिंग के अंदर, इस तरीके से सारे टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं किसकी, जीके जीएस की, तो सबको पता है कि जीके जीएस के अंदर मेनली क्या आता है अपना, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटी, ठीक है, ये हो गया जीके काम। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो इन सबका जो हीरो है वो है करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, ठीक है। साथ में साइंस, अब यार देखो, सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, सब साइंस के स्टूडेंट है, ठीक है, तो साइंस पढ़ना कोई टफ नहीं है, सबको पता है वो सब चीजें, ठीक है। साथ में कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज, कंप्यूटर, बस ये खत्म हो गया। तो देखो, जो मेन फोकस करना है ना, वो क्या है, करंट अफेयर पे, क्योंकि हमको पता है कि 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है और ये एक चीज ऐसी होती है जो हमको पता होता है कि आना है। और करंट अफेयर में यार थोड़ा सा प्रिपरेशन रखो कंटिन्यू, ठीक है, डेली अपडेट करते रहो। करंट अफेयर को याद करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, मैं तो सही बताऊं, जैसे अगर बहुत सारे लेक्चर वगैरह पढ़े हैं ऑनलाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक से बढ़कर एक धुरंधर बैठे हुए हैं, करंट अफेयर को क्या करना है, डेली का डेली, वीकली ले लो या मंथली ले लो, ठीक है, मैगजीन वगैरह देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बेस्ट मैं तो एक ही तरीका मानता हूँ, एक अलग से नोटबुक बना लो, जो मैंने किया मैं बता रहा हूँ, अलग से एक नोटबुक बना लो, उसके अंदर डेली की डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस उसके अंदर नोट डाउन कर लो,
ठीक है, डेली करना है। अब जैसे आज जो मैंने करंट अफेयर, मान लो आज के दिन का मैंने करंट अफेयर नोट डाउन कर लिया, ठीक है, पढ़ भी लिया, कल मैं वापस से दूसरे दिन का लिखूंगा, तो उससे पहले पहले वाले दिन की जो करंट अफेयर है उसको एक बार पढ़ो, फिर दूसरे दिन की लिखो। ऐसे अगर तीसरे दिन की लिखोगे तो पहले वाले को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो और दूसरे दिन की फिर से रिवाइज कर लो। ऐसे करके पूरे मंथ की करंट अफेयर को ऐसे ही याद करना है, फिर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ही नेक्स्ट मंथ में करना है। लेकिन उससे पहले फटाफट से 10 या 20 पेज बच जाएंगे एक महीने के, फटाफट से देख लो, एक एक वन लाइनर क्वेश्चन होता है करंट अफेयर के, तो वो चीजें ऐसे मैनेज करना है। करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, इससे बेस्ट तरीका नहीं है। लेकिन इतना कंफर्म है, क्वेश्चन अगर 10 या 12 क्वेश्चन आ गए ना, अच्छी जगह से पढ़ लो करंट अफेयर, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है कहां से पढ़ोगे, लेकिन कैसे पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर का नोट डाउन कर लो और उसको डेली पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, तो इस तरीके से करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में टिक हो जाएंगे, ठीक है। और लगभग एक साल की करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए एग्जाम कंडक्ट होने के एक साल पहले तक की, 1 ईयर बिफोर अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो करंट अफेयर, जैसे आज एग्जाम लग रहा है तो आज के एक साल पहले तक की करंट अफेयर पता होना चाहिए। साइंस के लिए, ठीक है, साइंस के लिए तुम देख सकते हो, ठीक है। फिर कंप्यूटर के लिए दो दो क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ये हो गया जीके जीएस वाला पोर्शन ना। फिर बचा अपना कौन सा, टेक्निकल, ठीक है। अब जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिकल का, जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता रहा हूँ, नेटवर्क थ्योरी, दूसरा पावर सिस्टम, तीसरा मशीन, ये वेरी वेरी तीनों सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा मेजरमेंट और पांचवा इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो वेटेज पूछा जाता है ना, इन तीनों को पूछा जाता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 70 क्वेश्चन तो इनके मिल जाएंगे, बाकी 30 क्वेश्चन इनके लगभग, ठीक है, 70 के करीब क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन इसके, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इनको कैसे क्या प्रिपेयर करना है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल अगर आपने कहीं से कोचिंग वगैरह कंप्लीट की है तो नोट्स को कंटिन्यू रिवाइज करो, साथ में अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना ना भूले। शॉर्ट नोट्स का मतलब है, जैसे मैंने नेटवर्क थ्योरी पढ़ी, ठीक है, तो नेटवर्क थ्योरी के अंदर जितने भी फॉर्मुलाज हो रहे हैं ना, उसको साथ के साथ एक अलग से वो बना लो, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको डिफिकल्ट टॉपिक समझ के छोड़ मत दो, यार ये समझ नहीं आ रहा है इसको बाद में, लेकिन नहीं, उसको पहले कंप्लीट करो। ईट द फ्रॉग फर्स्ट, ओके, इसका मतलब है कि कठिन काम को पहले करो, ठीक है। कैसे, उसको कहीं ना कहीं से खंगालो, उसमें बुक्स में ढूंढो, ऑनलाइन देखो, क्योंकि आजकल ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसकी इसके लिए एक टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए अलग से एक नोटबुक बना लो, और जो जिस टाइम तुम पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक में तुमको दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, उसको साथ का साथ ही मेंशन कर लो, साथ का साथ ही लिख लो उस टाइम ही कि यार ये वाला टॉपिक है और ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर मेरे को दिक्कत आई थी। उसको एक बार रिवाइज करना है एग्जाम टाइम के अंदर जाते टाइम, और बीच बीच में भी देखते रहना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन मान लो तुम कुछ बुक सोल्व कर रहे हो, कोई भी बुक ले लो, ठीक है, उस बुक को सोल्व करते टाइम मान लो पता चला यार ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम में आ रहे हैं, तो उसको लिख लो, उस क्वेश्चन को लिख लो अलग से, क्या इसके अंदर 3-4 कॉन्सेप्ट काम में आ रहे हैं और बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, कोचिंग के अंदर गए, ठीक है, 500 बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, तो भाई जो तुमने पढ़ा है वही 500 लोगों ने भी तो पढ़ा है, तो कंपटीशन कहाँ हुआ, कंपटीशन तो हुआ ही नहीं ना, तुम तो इक्वल चले गए, सभी के सभी सिलेक्ट तो ना हो जाओगे, है, सबने एक चीज पढ़ी ना। आगे कौन निकलेगा, जो डिफरेंट चीजें करता है। तो डिफरेंट चीजें करने के लिए कोचिंग तो क्या करता है, एक बेस तैयार करता है आपका कि हाँ यार अब तुम ये पढ़ सकते हो, तुमको एक नॉलेज दे देता है पूरा कि ये तुम्हारा सिलेबस है, ये मेन चीजें होती है, ये सब चीजें वो कंप्लीट कर देगा। लेकिन जो स्पेशल जो प्रिपरेशन मांगता है ना, जो हार्ड वर्किंग और जो स्मार्ट वर्क है, वो चीज यही मांगता है क्या, कि तुम उन नोट्स को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करोगे उसके बाद ही तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। हर चीज को मॉडिफाई करना है, कोई भी टॉपिक हो रहा है ना, उस टॉपिक की डेप्थ में जाके उसको स्टडी करना है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से टेक्निकल पोर्शन को तुम क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनके लिए सबके लिए मार्केट के अंदर एक से एक बुक अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा, तीसरी चीज मैं क्या बताता, हाँ ठीक है, जीके जीएस वाला पोर्शन मैंने बता दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी जो मेन सब्जेक्ट है, उसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, जियोग्राफी कोई टफ नहीं है, हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह इनको थोड़ा देख लो, मुगल वंश वगैरह ये सब चीजें थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें होती है वो देख लो। पॉलिटी पॉलिटी भी कोई दिक्कत नहीं है, करंट में पॉलिटिक्स से रिलेटेड चलता रहता है, वो सब चीज देखनी इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज बताना भूल रहा हूँ कि जब भी एग्जाम के अंदर बैठो, मान लो एग्जाम दे रहे हो, रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करने बैठे, भाई चैलेंज नहीं लेना, चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो, चाहे जीके का क्वेश्चन हो, चाहे आपका टेक्निकल सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, चैलेंज लेना ही नहीं है। गलती से अगर किसी क्वेश्चन को तुमने चैलेंज ले लिया तो मानो अगर तुम्हारे 2 या 3 मिनट भी खराब हो गए तो तुम पीछे हो जाओगे एग्जाम में, ठीक है, कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, क्योंकि उस 2 या 3 मिनट में मैंने बताया कि स्पीड कितनी होती है, 36 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, तो 3 मिनट के अंदर देख लो तुम कितने क्वेश्चन पीछे हो जाओगे।
ठीक है, 7-8 क्वेश्चन भी अगर पीछे हो गए ना तो एग्जाम से बाहर हो जाओगे, एक एक पॉइंटों से नंबर से रह जाते हैं। ठीक है, तो चैलेंज कभी नहीं लेना है, ये नहीं कि यार कुछ क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, जैसे सीरीज के क्वेश्चन आ गए, कभी कभी कुछ सीरीज रीजनिंग का जो क्वेश्चन आता है ना इस तरीके का आ जाता है कि यार समझ में नहीं आता है कि सीरीज बन क्या रही है, उसमें लगे पड़े रहते हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, पूरा सारी चीजें। अरे उसी दिन लगाना है क्या तुमको सारी चीजें? नहीं लगाना भाई, उस दिन लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, अभी प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो अभी करो। और रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है इसके अंदर क्वेश्चन चेंज होते ही सब चेंज हो जाता है। ठीक है, रीजनिंग का मतलब ये तो है नहीं ना भाई तुम क्वेश्चन याद कर लोगे रीजनिंग का और सेम क्वेश्चन वहां पुटअप कर देगा, नहीं ना। लॉजिक सेम हो सकता है, तो लॉजिक सेम हो ये चीज पता करने के लिए तुमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा और अपनी स्टडी को इतना हार्ड और इतना मजबूत करना है कि स्पीड, पहली बात स्पीड तुम्हारी एकदम फास्ट हो। ठीक है, क्वेश्चन फटाफट से, क्योंकि 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना टफ होता है। ठीक है, ये चीज है। चलो ये देखते हैं। तो देखो बता दिया मैंने ये सब चीजें। ठीक है, कैसे कैसे क्या चीजें इकट्ठी करनी है, आपको ये सब पढ़ना है, सब्जेक्ट वगैरह कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, दूसरी स्टडी रूटीन की बात करूँ, ये ध्यान रखना, अगर मैं नहीं बोल रहा कि तुम 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, अगर तुम 5 घंटे पढ़ो ना तो ये रूटीन में होना चाहिए, हैबिट बन जानी चाहिए, डेली 5 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, प्लस ये नहीं कि लगातार पढ़ रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। 1 घंटा तुमने स्टडी कर लिया तो थोड़ा बीच में 10-15 मिनट घूम लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, पावर नैप ले लो, कुछ भी कर लो, लगातार नहीं पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा क्या करना है, रेस्ट भी करना है। आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या चीजें मेंटेन करके चलना है। क्योंकि देखो प्रिपरेशन तो सब कुछ हर कोई करता है, सिलेक्शन हर किसी का नहीं होता। सिलेक्शन उसी का होता है जो स्मार्ट वर्क करता है। तो स्मार्ट वर्क के लिए कुछ चीजें हैं, उनको आपको मैनेज करके चलना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो अब ये बताओ रूल क्या होता है 120। देखो टोटल टाइम कितना होता है, अगर मैं बात करूं टोटल टाइम की। ठीक है, टोटल टाइम कितना होता है 120 मिनट, बोले तो 120 गुना 60 सेकेंड, यही होता है ना। ठीक है, मैं बात करूं टोटल क्वेश्चंस की। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं 200 क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं 200 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं एक क्वेश्चन के लिए टाइम कितना निकलेगा। ठीक है, टाइम फॉर वन क्वेश्चन या पर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो 120 गुणा 60/200। ठीक है, कितना हो गया 36 सेकेंड। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 36 सेकेंड है ना, इस 36 सेकेंड के अंदर क्या करना है आपको, क्वेश्चन भी रीड आउट करना है। क्या क्वेश्चन क्या करना है, रीड करना है, आंसर करना है, उसका आंसर देना है, सेव करके नेक्स्ट। देख रहे हो, ये 4 चीजें करनी है। क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीड करोगे पहले, उसको फिर आंसर करोगे। ठीक है, आंसर करने से पहले एक स्टेप तो भूल ही गए, सोल्व भी तो करना है, सोल्व भी करना है, कुछ क्वेश्चन सोल्व भी तो करने हैं। देखो तो देखो 5 स्टेप में ये पूरा कंप्लीट होता है। रीड करना है, पढ़ना है, उसको सोल्व करना है, फिर उसका आंसर आगे बढ़ना है, उसको सेव करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से ये 5 स्टेप के अंदर एग्जाम आपका क्वेश्चन, अगर पर्टिकुलर पर क्वेश्चन है ना, वो सोल्व करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है 36 सेकंड। तो एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड। तो तुम देख लो कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस हिसाब से करना है, तुमको स्पीड किस हिसाब से बढ़ाना है। 36 सेकंड के अंदर क्वेश्चन रीड भी करना है, उसको पढ़ना भी है, पढ़ के उसको क्या नाम है आंसर भी देना है, उसको सोल्व भी करना है, आंसर भी देना है और टिक करके सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। 36 सेकंड बहुत कम टाइम है एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन ये जो 36 सेकंड है ना, इसको काउंट मत करो। क्यों, इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बताया कि जो जीके जीएस वाला जो पोर्शन है वो विद इन 10 मिनट में सोल्व करना है। तो वहां तुम्हारा एडवांटेज हो जाएगा, तुम्हारे पास में जो टाइम बचेगा 110 मिनट का, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बाकी 150 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो वहां तुम्हारा टाइम बच जाएगा और वहां ये जो 36 सेकंड है ना, ये बढ़ के लगभग 45-50 सेकंड तक पहुंच जाएगा। तो वहां तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज है ना 36 सेकंड, ये ओवरऑल चीजों के लिए, ओवरऑल नहीं देखना। अब मैंने पहले बता दिया, अगर जीके जीएस वाला पोर्शन तुमने इजीली से सोल्व करके 10 मिनट में निकल लिया वहां से, तो बेशक मानो तुम्हारा 100% पेपर क्रैक हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ ईमानदारी से। बहुत लोग तो 200 नंबर का क्वेश्चन देख नहीं पाते हैं कि 200 नंबर पे क्वेश्चन भी था क्या, क्या बाद में पता चलता है यार ये क्वेश्चन था क्या, और यार ये तो कर देता मैं, ये तो इजी था यार, मैं तो पहुंच ही नहीं पाया यार, ये क्वेश्चन ही पता नहीं चला। अरे कहां से पहुंचोगे, तुमने गलतियां कर दी।
तुमने जीके जीएस वाले पोर्शन में 20-25 मिनट खराब कर दिए, तुमने रीजनिंग के अंदर चैलेंज ले लिया क्वेश्चन के अंदर, और तुमने टेक्निकल वाले पोर्शन के अंदर भी क्वेश्चन को, लेंथी क्वेश्चन को, भैया जो स्टडी करता है ना उसको पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन लेंथी है और कौन सा छोटा। अगर मैं बात करूं मेरे सब्जेक्ट की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, नेटवर्क का क्वेश्चन अगर कोई नेटवर्क दे दिया सोल्व करने के लिए, तो देखते पता चल जाता है कि यार इसमें स्टार डेल्टा लगेगा, डेल्टा से स्टार लगेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़ दो भाई उसको, क्योंकि कोई अटेंड नहीं कर पाएगा उसको तुम्हारे ब्रांच के अंदर। और जो रियल में स्टडी कर रहा है, जिसको सिलेक्शन चाहिए ना, उस क्वेश्चन को स्किप मारेगा, उस क्वेश्चन को तब करेगा कि हाँ यार हमारे पास में टाइम बचा हुआ है, अब देख लेते हैं, क्योंकि पता है स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार सबको आता है, आराम से इजीली लगा के कर सकते हैं। गलती से उस टाइम अगर चैलेंज ले लिया एग्जाम के टाइम पे, तो तुम बाहर हो गए कंपटीशन से। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये मैं बता रहा हूँ, रूल ऑफ 120/200 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मैनेज करके चलना है, ये एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस वाला पोर्शन तुमने अगर सही टाइम में सोल्व कर दिया, ठीक है, 10 मिनट के, ठीक है, तो ये चीज मैंने बता दी कि चैलेंज नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल एकदम इजी वे में करना है, और ये वाला पोर्शन तुम कर लोगे, मैंने बता दिया 10 मिनट के अंदर, ठीक है। और बाकी अगर ये रीजनिंग अगर तुम 60 मिनट भी ले लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीजनिंग के अंदर स्कोर करना है 45+, ठीक है। जीके जीएस की बात करूं, कम से कम 20+ नंबर लेके आने हैं, ज्यादा नहीं बता रहा हूं। और टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल के अंदर बात करूं मैं, टेक्निकल के अंदर तो 70+ नंबर, ठीक है, 75 करिए, 25 क्वेश्चन में छोड़ के चल रहा हूं, ठीक है। ये चीजें अभी देखते हैं ये क्या चीज है, कैसे क्या स्कोर वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है। देखो मेनली हमारे पास में 3 सब्जेक्ट है, बता रहा हूं कैसे क्या प्रिपेयर करना है, कितने क्या मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। मेरे पास पोर्शन है, सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं जीके और जीएस का, ठीक है। दूसरा है रीजनिंग, और तीसरा है अपना अपना ब्रांच का खुद का टेक्निकल पोर्शन, ठीक है। तो देखो जीके जीएस के अंदर कम से कम 20+ मार्क्स, बस टारगेट लेके चलो यार, 20 से ऊपर नंबर लेके आने हैं, ठीक है, लगभग 20 नंबर, 20 से ऊपर। देखो अगर एक बार बताओ, एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी का थोड़ा पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे ना, यूपीएससी की कर लो प्रिपरेशन। फिर अगर पढ़ रहे हो एसएससी जेई का, तो एसएससी जेई के लिए ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये नहीं कि पढ़े जा रहे हो जीके को, पढ़े जा रहे हो हिस्ट्री, पढ़े जा रहे हो हिस्ट्री के व्याख्याता बन गए, तो पता चला कि एसएससी जेई क्लियर करने चले थे, हिस्ट्री के व्याख्याता बन गए, वो चीज नहीं करनी, ठीक है। उतना ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखो टॉपर्स की होड़ नहीं करना, बहुत लोग तो इसमें 35-40 नंबर भी ले आएंगे, उनकी होड़ नहीं करनी ना हमको, कि देखो देखो टॉपर्स होते हैं कुछ गिने चुने, ठीक है, तो उनके बराबर हमको एक सीट से मतलब है, एक सीट के लिए आप स्टडी करो स्मार्ट, हमको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। 20+ नंबर ज्यादा नहीं है, ठीक है। साइंस की मैं बात करूं 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं साइंस के, ठीक है। करंट अफेयर अगर मैं बात करूं ना जीके जीएस के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन ये आते हैं करंट अफेयर के, करंट अफेयर्स, ठीक है। अगर करंट अफेयर ढंग से पढ़िए ना, तो 10-12 नंबर में से लगभग 10 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं बात करूं साइंस की, ठीक है, साइंस के अंदर भी 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी, इन सब के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से करके जीके जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज है रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग का क्या करना है, देखो रीजनिंग का बताता हूं। देखो रीजनिंग आती है 50 नंबर की, कितने नंबर की आती है 50। तो अगर जिसने ढंग से रीजनिंग की प्रैक्टिस की है और जिसकी स्पीड है ना, 45+ मार्क्स इजीली गेन कर सकता है, 45+ मार्क्स, ठीक है, ठीक है। प्रिपरेशन करना है, 45 मार्क्स इसमें रहा। फिर बात करूं टेक्निकल, तो लगभग 75+ मार्क्स। तो अगर मैं इन सब मार्क्स को जोड़ता हूं, 75 प्लस कितने 20 प्लस 45 कितने हो गए, 120 प्लस 20 140, तो लगभग 140+ नंबर लेके आ जाओगे तुम। ये है आपके रो मार्क, ये है रो मार्क्स। तो नॉर्मलाइज होकर आराम से कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी। अभी जो प्रेजेंट टाइम का जो सिनारियो चल रहा है, उसमें ज्यादा कट ऑफ जा नहीं रही है प्रीलिम्स के ना, 120 से लेके मतलब 123 125 130 133 140, मतलब इसी के बीच में वेरी कर रही है, ठीक है। तो 140+ स्कोर आ जाता है, तो बहुत अच्छा स्कोर रो मार्क्स है। और अगर इससे प्लस अगर किसी के आ रहे हैं 150 आ रहे हैं, वो तो बेनिफिट है, ठीक है। कट ऑफ के अंदर बेनिफिट होता है, आगे जब सेकंड पेपर लगता है उस टाइम बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मार्क्स मैंने बता दिए, इतने मार्क्स लेके टारगेट लेके चलना है, इतने तो आने ही चाहिए। और इसके लिए मैंने बता दिया जीके जीएस का पोर्शन 20 नंबर बता रहा हूं, अगर कोई इसमें 25 नंबर जाता है तो बेनिफिट है, कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये मार्क्स लेके आने। रीजनिंग के अंदर 45+ कोई टफ नहीं है। मैंने रीजनिंग की क्लासेस लिए वो एसएससी जेई के हिसाब से लिए, एसएससी जेई प्लस
जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, इसके अंदर हार्ड वर्क नहीं करना है यार, स्मार्ट वर्क करना है। क्वेश्चन को स्पीड से अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी के साथ में। कैसे? मैंने कुछ जैसे क्यूब एंड डाइस वाला एक लेक्चर ले रखा है, उसमें मैंने एक्चुअली बता रखा है कि किस हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ऐसे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन में अंदर क्या होता है कि तुम ऐसे क्वेश्चन देख के सोच के सोल्व करोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर तुम उसका ट्री डायग्राम परफेक्ट तरीके से बना के सोल्व करोगे, इजी हो जाएगा। ऐसे ही डायरेक्शन टेस्ट वाले हैं, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम इनका कोई लॉजिक नहीं है, बस ठीक है चल रहा है लॉजिकली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनके अंदर थोड़ा तुम जीके जीएस कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारे लिए वेन डायग्राम इजी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वेन डायग्राम में क्या होता है कि नॉलेजेबल चीजें, मान लो कि बोल दे कि भाषा, और एक वर्ड दे देता है, जैसे कोई भी जैसे जापानी, जापानी लैंग्वेज है, भाषा जापानी लैंग्वेज में भाषा लिख दिया, जापानी भाषा लिख दिया, प्लस कुछ अलग चीज, फल में कुछ भी आम लिख दिया, तो तुमको पता होना चाहिए यार ये फ्रूट है, ये लैंग्वेज है, ये इसके अंदर आएगा। तो वेन डायग्राम के लिए वो एक जनरल नॉलेज की चीज है, ठीक है। प्लस ये चीज हो गई, प्लस जीके जीएस के अंदर मैंने बता दिया कि स्पीड से क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्योंकि हमको पता होता है, जैसे नेशनल पार्क पूछ लिया, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो हमको पता है सबको आसाम में है, तो फटाफट से टिक करके आगे निकल जाओ। इतना टाइम थोड़ा लगेगा यार कि सोचने में कि इसको सोल्व करना है, क्या सोल्व करना, कुछ सोल्व नहीं करना, ठीक है। टेक्निकल पोर्शन है, उसको सोल्व करने के लिए अपना अपना सबका प्रैक्टिस होती है, इसके अंदर प्रैक्टिस करना है, जितनी प्रैक्टिस करनी है टेक्निकल पोर्शन के अंदर, जितने नंबर ला सकते हो भर भर के लाओ, ठीक है, लेकिन 75 प्लस स्कोर बेस्ट स्कोर है, ठीक है। ये सब चीजें मैनेज करके चलना है, तो आपका प्रीलिम्स का पेपर 100% क्लियर हो जाएगा, कोई राह दो राह नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें मैनेज करके चलना है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं तो रिकैप कर लेते हैं पॉइंट को। क्या अंडरस्टैंड करना है योर लर्निंग स्टाइल को, मैंने बता दिया लर्निंग स्टाइल ध्यान रखना, लिख लिख के याद करना है, लिख लिख के याद करना है, लिख लिख के ही प्रैक्टिस करना है। जो ये नहीं होना चाहिए यार क्या लिखूं बार बार एक चीज को, 100 बार लिखना पड़े, लिखो। क्यों? एक तो तुम्हारी स्पीड आएगी उससे, और दूसरी बात तुम एक्यूरेसी के साथ उसको मैनेज कर पाओगे, ठीक है। लिख लिख के ही याद करना। अभी तो चलो सेकंड पेपर है, वो रिटर्न नहीं है तो ठीक है, बाकी पहले तो लिख लिख के ही सबसे बेस्ट रहता था, और अभी भी सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखो लिख लिख के प्रैक्टिस करने से क्या होती है, चीजें याद रहती है। दूसरा, प्लान एंड मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, मैंने सब बता दिया है कितने कितने टाइम को देना है, फिर भी बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास में जीके जीएस है, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी, और आपकी करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर, और आपका कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट, और स्टैटिक जीके, ठीक है। इनको कम से कम 4 घंटे दे दो बस, 3 से 4 घंटे, कितने, 3 से 4 घंटे, ठीक है। प्लस रीजनिंग की बात करता हूं, देखो अगर अभी भी 6 7 महीने हैं, ठीक है, तो 7 महीने के अंदर बात करूंगा मैं, 1 आवर की बात कर रहा हूँ, ओनली 1 आवर डेली, डेली, ठीक है। तो अगर 7 महीने की बात करूँ ना, 210 घंटे हो जाते हैं, ठीक है, हार्डली खींच के कितने कितने होंगे, मतलब 12 13 टॉपिक होंगे, ठीक है। तो 210 घंटे रीजनिंग को दे रहे हो ना, अगर तुम अभी से प्रिपरेशन करते हो तो बहुत अच्छा वो हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग इजीली से हो जाएगी। फिर आपका है टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर अगर जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 5 घंटे कम से कम, ठीक है। ये चीजें ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी यार, ये अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, तो 5 घंटा प्लस 1 घंटा इसको 6 और 4, ठीक है। तो लगभग 9 से 10 घंटे की स्टडी बता रहा हूं मैं, बस ओनली पर डे, 100% पेपर क्लियर हो जाएगा 9 से 10 घंटा, ठीक है। ये चीजें ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ये टाइम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है तुम्हारी पोटेंशियल पे। किसी की बैठने की क्षमता और पढ़ने की क्षमता है तो वो 10 घंटे को 12 घंटे भी कर सकता है, ठीक है। कोई कम टाइम में ही इसको कवर कर लेता है तो उसका हो सकता है टाइम भी कम हो जाए, ठीक है। ये हो गया, फिर मैं बता दिया टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये टाइम मैनेज करके चलना है। यूज करना है एक्टिव लर्निंग एंड स्पेस्ड रिपीटेशन टू रेनफोर्स नॉलेज, मैंने बता दिया रिपीटेशन चलता रहना चाहिए, रिवीजन चलता रहना चाहिए। फाइनल टिप्स की बात कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मैंने बताया किसी भी सिलेक्शन के लिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एकाग्रता प्लस आपकी लगातार प्रैक्टिस से ही वो क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। तो अगर डेली पढ़ रहे हो ना, तो डेली पढ़ना है, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, किसी चीज को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं मारना है, ठीक है। ये चीज है। साथ में ऑर्गेनाइज रहना है, मैनेज स्ट्रेस वगैरह, और पॉजिटिव ध्यान रखना, हमेशा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। बीच में बहुत सारे लोग बोलेंगे यार इतनी कम वैकेंसी है और इतने सारे लोग कॉम्पीट करेंगे और फिर हम कैसे रैंक ला पाएंगे या कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, इतने कम कम स्पेस के अंदर हम कैसे मैनेज होंगे। पॉजिटिव माइंडसेट यार, नेगेटिव माइंडसेट पहले से ही कर लोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा, पॉजिटिव रहना है ना, ठीक है। वैकेंसी से क्या मतलब है, कितनी वैकेंसी, हमको तो एक सीट चाहिए, उसके लिए प्रिपेयर करना ना, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। पता चला तुमने स्ट्रेस ले लिया, बीमार हो गए, 10 15 दिन चले गए आपके, ये लो क्या मतलब उसका फिर, ठीक है, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सब चीजें मैनेज करके चलना है, ये फाइनल टिप्स है तुम्हारे लिए, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट में थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एसएससी जेईई 2025 के लिए बेस्ट ऑफ लक है। और मैं चाहता हूं कि आप प्रिपरेशन अभी से बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो और एकदम जिस तरीके से मैंने बताया कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं रहना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, सब चीजों को मैनेज करके चलोगे तो 7 से 8 महीने बहुत टाइम होता है। 7-8 महीने प्रीलिम्स आराम से इजीली सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा और सीबीटी 2 के लिए फिर इतनी दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि सीबीटी 1 में थोड़ा नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है। एक्चुअली ये सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, एलिमिनेशन प्रोसेस है, क्योंकि जिसने नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ा ना, एलिमिनेट है सीधा, सिलेक्शन थोड़ा ना उसका, एलिमिनेट है। तो ये एलिमिनेशन प्रोसेस है, इसके अंदर जो भीड़ है उसको कम कर दी जाती है और लास्ट में जो क्रीम बच्चे होते हैं वो सीबीटी 2 के लिए चले जाते हैं। एक्चुअल कंपटीशन वहां होता है, तो ये तो क्लियर करना ही है, इस दलदल से बाहर तो निकलना ही है सीबीटी 1 से। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एंड मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं रीजनिंग के। ठीक है, हर एक टॉपिक है वो जो रीजनिंग का जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो एसएससी जेईई को ध्यान में रखते हुए करा रखे हैं और उसके अंदर मैंने बताया है किस तरीके से कौन सा टॉपिक किस स्पीड से करना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बता रखा है। वहां एग्जाम में ऐसे ही मैनेज करके चलना है, तभी जाके तुम्हारा कंप्लीट होगा। तो रीजनिंग का जो 50 नंबर का क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी तरीके से तुम कर सकते हो, 50 के 50 अटेम्प्ट कर सकते हो और 50 में से 50 नंबर लाना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, तो इजीली तरीके से तुम उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक, हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे आ जाता है तो थोड़ा हो सकता है कि 50 ना हो, लेकिन अगर तुम 48, 49, 47 इस तरह के मार्क्स लेके आ रहे हो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी वो चीज होती है, प्रिपरेशन तुम्हारी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैनेज करना है, कितने क्वेश्चन क्या करना है, ये सब चीजें मैंने बता दी है और बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ अगेन से। ठीक है, तो प्रिपरेशन अपनी मजबूत रखो और कोई बुक प्रेफर करनी है, किस बुक को पढ़ना है, ये सब चीजें आप पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा उसका। ठीक है, ये सब चीजें लेकिन ध्यान में रखना, इस तरीके से प्रिपरेशन करना है। थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जो पहली बार आ रहा है। थैंक यू।